जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो हमारी इंडियन आर्मी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में हम 18 अप्रैल की थर्ड शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। आपको पता होगा कि पिछले साल 2023 से आपके एग्जामिनेशन ऑनलाइन होने लग गए। ये सीरीज मैं इसीलिए चला रहा हूँ क्योंकि आपको एक आइडिया लग सके कि आपके जो ऑनलाइन एग्जाम है वो किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ रहा है, और जब आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लगाओगे तो आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं या आपको तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो राखीगढ़ी आपका हरियाणा में पड़ता है। बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था, और कब हुआ था? 1905 में। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वो है आपके कैवल्या त्रिविक्रम परनायक। आर्य समाज का संस्थापक कौन है? तो दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक है। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? तो यह है केरला का। राज्यों के कार्यभार को कौन संभालता है? तो राज्य के जो कार्यभार होते हैं उन्हें राज्यपाल संभालता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में भोपाल के अलावा और कहां हुए थे? तो ये हुए थे आपके इंदौर में। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो यह है आपका त्रिपिटक। तेलंगाना में समानता की प्रतिमा किसकी है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, तो वो है आपकी रामानुजाचार्य जी की। अमरकंटक पठार से किस नदी की उत्पत्ति होती है? तो नर्मदा नदी की जो उत्पत्ति है वो अमरकंटक पठार से होती है। संविधान सभा के 21वें संविधान संशोधन में कौन से अधिकार का उल्लेख है? तो भाषाओं के अधिकार का उल्लेख है। 21वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? कुछ भाषाओं को ऐड कर दिया गया था। उत्तरी मैदान किसके दक्षिण में है? तो ये हिमालय पर्वत के दक्षिण में पड़ते हैं। नाटो के महासचिव कौन है? तो जेन्स स्टोल्टेनबर्ग जी हैं। रामानुजाचार्य की प्रतिमा का क्या नाम है? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इनकी जो प्रतिमा है उनका नाम है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। रामसर साइट का सांख्या सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 किस विश्वविद्यालय ने जीती? तो ये जीती आपकी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है, मिक्सचर है, ठीक है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना क्या कहलाता है? तो आपका परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ध्वनि का पता शरीर के कौन से भाग से लगता है? तो शरीर के कौन से भाग से लगता है? आपको पता होगा, कानों से। कानों से ही तो सुनते हो। अगला सवाल था कि किस में प्रजनन बाहर पाया जाता है? तो मेंढक में जो है प्रजनन बाहर पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल किस में होता है? तो इमली में क्या होता है? आपका टार्ट्रिक अम्ल होता है। इनमें से भौतिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो अम्ल व क्षार की क्रिया आपके पास राइट आंसर था भाई। आपके पास 4 ऑप्शन रहे होंगे, ए बी सी डी। तो जिस स्टूडेंट से पूछ के मैंने ये पेपर बनाया उसको ऑप्शन याद नहीं थे। आपको पता होगा जो आपके पिछले साल से ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुए हैं आर्मी के, इसमें क्या है, क्वेश्चन बाहर नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से बनाए हैं? स्टूडेंट से पूछ के कि आपके पास किस तरह के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मुझे आंसर ही आंसर बताया, ऑप्शन नहीं बताया, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन याद करना इतना आसान रहता नहीं है। चलिए अगला सवाल था कि विद्युत चुंबक का उपयोग किस में होता है? तो विद्युत चुंबक का उपयोग बहुत सी चीजों में होता है। आपके पास जो ऑप्शन रहा होगा वो राइट आंसर इसमें रहा होगा। जैसे अगर विद्युत घंटी आ रही होगी तो विद्युत घंटी, लाउड स्पीकर रहे होंगे तो लाउड स्पीकर, टेलीफोन डायफ्राम रहा होगा तो ये राइट आंसर रहा होगा। इन तीनों में ज्यादातर क्या विद्युत चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है और ये तीनों ही ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। ऊष्मा का कुचालक कौन सा होता है? तो ऊन था आपके पास ऑप्शन में, ठीक है, तो ऊन आपके पास राइट आंसर रहेगा। ध्वनि किससे होकर नहीं गुजरती है? तो ध्वनि निर्वात से होकर नहीं गुजरती है, वैक्यूम से। गुजरात का राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। WBC का पूरा नाम तो व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। आगे आपके पास मैथ्स के सवाल थे। सवाल कह रहा है कि एक कार 83 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो 3 घंटे में यह कितनी दूरी तय करेगी? सबसे पहले हमें दिया क्या है, मैं वो चीज लिखूंगा भाई। हमें दिया है कि एक कार है जिसकी स्पीड, चाल दे रखी है 83 किलोमीटर पर आवर, तो मैं लिख लूंगा कि चाल मेरे पास दे रखी है, स्पीड दे रखी है कितनी, 83 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और क्या दे रखा है? तो आप बोलोगे 3 घंटे दे रखे। समय कितना दे रखा है? तो समय दे रखा है 3 घंटे। टाइम इक्वल टू 3 आवर। और क्या पूछ रहा है, कितनी दूरी तय करेगा?
दूरी आपसे पूछ रहा है, डिस्टेंस आपको निकालने के लिए बोल रहा है भाई। ठीक है, आपको मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रखा है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय, होता ही नहीं होता, दूरी बटा समय। अगर आपको दूरी निकालनी है तो ये यहाँ चले जाएगा, तो यहाँ से आप बोलेंगे दूरी बराबर, मेरे पास फॉर्मूला निकल के आएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, जो आपकी चाल होगी, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। ठीक है, तो अगर मुझे दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, चाल स्पीड इनटू समय, जिसे आप बोलते हो टाइम। चाल दे रखी है 83 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और समय दे रखा है 3 आवर। जैसे नंबर कटते हैं ऐसे यूनिट भी करती है, आर से आर कट गया, 83 का मल्टीप्लाई 3 से कर रहे होंगे तो 3 तिया 9 और 8 तिया 24, 249 किलोमीटर आपके पास क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना। चलिए भाई अगला सवाल, 500 का y परसेंट 75 है तो y का मान निकालो। सवाल कह रहा है 500 का जो y परसेंट है वो कितना है, 75। तो मुझे बताओ परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, तो आप बोलेंगे 500 गुणा y अपॉन 100 इक्वल टू 75। ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो 500 इंटू वाई हो जाएगा 500y इक्वल टू 75 इंटू 100। अब यहाँ y के साथ जो वैल्यू होती है वो कहाँ चली जाती है, तो आप बोलोगे सर ये डिवाइड में चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल लेंगे कि y इक्वल टू 75 इंटू 100 अपॉन 5, 100 दो जीरो से दो जीरो कट गए, 5 से काट दो, 15 पंजे 75 कट गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलोगे सर y की वैल्यू आ गई 15। किसी को कोई दिक्कत परेशानी। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि x पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज 18 रुपए है, तो x का मान ज्ञात करो। x रुपए पर, तो x क्या है, तो आप बोलेंगे सर x है प्रिंसिपल, तो x है प्रिंसिपल, मूलधन कितना है, x रुपया, समय 3 वर्ष, समय कितना है, टाइम है 3 साल। ठीक है, 4% मतलब रेट दे रखी है, दर दे रखी है 4%। ब्याज कितना है, तो आप बोलेंगे साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है 18 रुपया। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी, पहले वो चीज लिख दी जो आपको दे रखी है, उसके बाद क्या लिखूंगा, फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर मूलधन जिसे आप बोलते हो प्रिंसिपल, गुणा रेट जिसे क्या बोलते हो दर, गुणा समय जिसे क्या बोलते हो टाइम, अपॉन 100। साधारण ब्याज कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे सर 18 रुपया, प्रिंसिपल कितना है x है, रेट कितनी है 4%, टाइम कितना है 3 साल, अपॉन 100। ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी। ठीक है, और x के साथ जो वैल्यू आएगी वो डिवाइड में चली जाएगी, बाकी x अपनी जगह में रहेगा, तो यहाँ से आप बोलेंगे 18 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 3 इक्वल टू x। जो वैल्यू आपको निकालनी होती है वो अपनी जगह में रहती है, मतलब x अपनी जगह में रहेगा, बाकी सब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बज गुणा। अब आपने काटा, काटो भाई, 3 छक्के 18 होता है, 4 से आपने काट दिया, 4 दूनी 8, 2 बज गया, 4 पंजे 20, 25 छक्के कितना होता है, तो आप बोल रहे होंगे कि 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, 150 रुपए आपका क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। ठीक है, आगे आपके पास एवरेज का क्वेश्चन था, क्वेश्चन कह रहा है 8, 10, 15, 20, x का औसत 12 है, तो x का मान ज्ञात करो। देखो मैंने कई बार आपको एवरेज का फॉर्मूला बता रखा है, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है आपके पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, संख्याओं का योग, सम अपॉन टोटल नंबर, जितने आपके पास नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो सम कर दो, 8 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस x अपॉन कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 इक्वल टू 12। ठीक है, एवरेज को बराबर में रख दिया, जो संख्या थी उनका सम कर दिया और जितनी संख्या अपॉन में वो लिख दिया। अब ऐड कर रहे होंगे तो मुझे पता है 20 और 15 कितना होता है, तो 20 और 10 30 और 5 35, 35 और 10 कितना होता है 45, और 45 में 8 जोड़े होंगे तो आपके पास आएगा ये 53। ठीक है, देखो 45 और 10 55 होता है, 2 माइनस कर दो, कितना आ गया 53, प्लस क्या आ जाएगा x अपॉन 5 इक्वल टू 12। अब ये 5 कहाँ चले जाएगा, तो आप बोल रहे होंगे कि सर ये 5 मल्टीप्लाई में इस तरफ चले जाएगा, तो यहाँ से आप बोलोगे 53 प्लस x
इक्वल टू 12 इंटू 5, ठीक है। 53 प्लस एक्स इक्वल टू 12 पंजे 60। अब ये 53 कहाँ चले जाएगा, तो आप बोलोगे इस तरफ चले जाएगा और इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। x इक्वल टू आ जाएगा 60 माइनस 53। x की वैल्यू निकल के आएगी 10 में से 3 गया कितना 7 और 7 ही आएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपके पास 0.02 इंटू 0.03 प्लस 0.01 डिवाइड बाई 0.5। अभी सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है क्योंकि ये पॉइंट में भाई, हमेशा याद रखना ऊपर से जितनी बार दशमलव खिसकता है उतने नीचे जीरो आते हैं। कैसे, मैंने लिखा 0.02, दशमलव के बाद कितनी संख्या, एक संख्या है, तो अगर मुझे इसे फ्रैक्शन में बदलना होगा इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2/10। मैंने लिखा 0.03, दशमलव के बाद कितनी संख्या, एक और दो, तो ये 3 अपॉन नीचे 2 जीरो। मैंने लिखा 0.04, तो आप क्या लिख सकते हो 4/1 और 2 जीरो। मैंने लिखा 0.005, दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1 2 3, तो 5/3 जीरो लग जाएंगे। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी, तो चलो भाई क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलते हैं। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.03 प्लस 0.01 डिवाइड 0.5। बॉड मास के हिसाब से पहले डिवाइड सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखो 1 और 2 बार दशमलव आगे खिसकेगा तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 2, तो आप बोलोगे 0.02 इंटू 0.03 प्लस 1/100 इंटू, अब देखो इस 5 को भी फ्रैक्शन में बदलना है तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो इसे लिख सकते हो 5/10। अब ये 10 कहाँ चले जाएगा, ये 10 चले जाएगा सबसे ऊपर, क्यों जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल होता है भाई, ठीक है। तो यहां से आप बोलोगे 0.2 इंटू 0.03 प्लस 1 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 5, यहां से काट दो, 5 दूनी 10, क्या वैल्यू बच गई मेरे पास, वैल्यू बच गई 0.2 इंटू 0.03 प्लस 2/100। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी, चलिए अब देखो भाई नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 बार दशमलव इधर खिसक जाएगा, तो यहां से आप बोलेंगे 0.2 इंटू 0.03 प्लस, एक बार खिसकेगा 2 बार खिसकेगा, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.02, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी होता है 6, एक बार दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक और दो संख्या, तो 2 और 1 3, 3 संख्याओं के बाद दशमलव आएगा, 1 2 3, 3 संख्याओं के पहले क्या आएगा दशमलव, 0 0 0 प्लस 0.02। अब ऐड कर दो, कुछ नहीं करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो, 0.006 को ऐड करना है 0.02 से, ऐड कर लो भाई, 6 का 6, 2 का 2, 0 का 0, 0.26 आपके पास क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है आपके पास सिंप्लीफिकेशन का। देखो भाई ये वैल्यू सेम है और ये वैल्यू सेम है, ठीक है, बट नीचे की जो दोनों वैल्यू है वो अलग अलग है। देखो इसमें हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट लगता है, हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, तो इसे मैं a ले लूंगा, इसे भी a ले लूंगा, ये दोनों वैल्यू सेम है, इसे b ले लूंगा, इसे b ले लूंगा, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, a स्क्वायर, क्योंकि a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूले में सटीक बैठ रहा है। a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू हमें दे रखी है 0.825 और b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है 0.175। सिंपल सा सवाल है, फॉर्मूले में क्वेश्चन रखो और आंसर निकालो, ठीक है। तो a प्लस बी रखते हुए चलता हूं, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। a की वैल्यू है 0.825, b की वैल्यू है 0.175, फिर a की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 0.825 और b की वैल्यू कितनी है 0.175, बट यहाँ क्या आएगा माइनस, एक जगह माइनस है और एक जगह क्या है प्लस है, डिवाइड बाय क्या वैल्यू है 0.825 माइनस 0.175। अब आप देख रहे होंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है,
अगर ये पूरी वैल्यू सेम है तो दोनों आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी भाई। ये पूरी वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो गई, आपके पास क्या वैल्यू बची 0.825 प्लस 0.175। अब आपको इसको ऐड करना है। ऐड कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है भाई, तो 0.825 और 0.175 ऐड कर दो भाई, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 5 और 5 10 होता है, कैरी हो गया 1। 7 और 2 9 और 1 10, कैरी हो गया 1। 8 और 2 10, कैरी हो गया 1। 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है, तो इसका आंसर क्या रहेगा 1। अगला सवाल है आपके पास 57 का स्क्वायर माइनस 47 का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला वही बेसिक तरीका, आप क्या करोगे 57 का स्क्वायर निकालोगे, उसमें से माइनस कर दोगे 47 का स्क्वायर निकालकर। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो मुझे बताओ ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास ए और ये वैल्यू हो जाएगी बी, बीच में क्या है माइनस, और इन दोनों का क्या है स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी वैल्यू पुट करते हुए चलता हूं, ए 57 प्लस 47 और 57 माइनस 47, ठीक है। प्लस कर रहे होंगे 7 और 7 14, कैरी हो गया 1। 5 और 4 9 और 1 10, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, 7 में से 7 गया 0, 5 में से 4 गया 1, तो 1040 आपके पास राइट आंसर रहेगा। किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल सा था। अगर 104 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो यही आएगा, है ना। अगला सवाल है आपके पास ए और बी का अनुपात दे रखा है आपको 5:7 और उनका गुणनफल दे रखा है 140, तो ए का मान ज्ञात करो। तो आपके पास ए रेशो बी कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे ए रेशो बी दे रखा है 5:7। तो माना संख्या x है, तो ए हो जाएगा आपके पास 5x और बी हो जाएगा 7x। इनका गुणनफल 140 है, तो गुणनफल क्या है, मल्टीपल क्या है, प्रोडक्ट क्या है 140। 5 इंटू 7 कितना होता है, तो बोलोगे आप 7 पंजे 35, और x इंटू एक्स कितना होता है, तो वो होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 140। हमेशा याद रखना जब आप x प्लस एक्स करोगे तो आता है आपके पास 2x, बट जब भी आप x इंटू एक्स करोगे तो आता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस में 2x हो जाता है, मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर हो जाता है। ये 35 कहाँ चले जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से आप बोलोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 140 अपॉन 35, ठीक है। 35 दूनी 70 और 70 का डबल 140, मतलब 35 का कितना टाइम्स 4 टाइम्स होता है 140। तो अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस तरफ क्या लगेगा स्क्वायर रूट लगेगा, तो आप बोले होंगे कि x की वैल्यू आ जाएगी √4, और 4 किसका रूट होता है, तो आप बोलेंगे 2 का, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो a का मान पूछ रहा है, और a कितना माना था 5x, तो a अगर 5x होगा तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, आपके पास क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी, चलिए अगला सवाल। एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 13 मीटर 14 मीटर और 15 मीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो जब भी आपको त्रिभुज की 3 भुजाएं अलग अलग दी रहे तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है जिसे आप बोलते हो हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। त्रिभुज की आपको भुजाएं दे रखी है कितनी, एक दे रखी है 13 मीटर, एक दे रखी है 14 मीटर और तीसरी दे रखी है 15 मीटर, ये तीनों दे रखी है, ठीक है। साइड ऑफ ट्रायंगल दे रखा है 13 14 और 15। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब आप बोलोगे एस की वैल्यू कैसे निकलती है, तो एस होता है आपके पास अर्ध परिमाप, जिसे सेमी पेरीमीटर आप कहते हो। तो एस की वैल्यू निकलती है, तीनों जो आपको क्या दे रखी होंगी भुजाएं, उसका हाफ कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तीनों भुजाओं का हाफ। ए कितना है आपके पास 13, बी 14 और सी 15 बटे 2, प्लस कर दो 5 और 4 9, 9 और 3 12, कैरी हो गया 1 2 3 4 42 अपॉन 2, तो कितना आ गया 21, आपके पास एस की वैल्यू आ गई। अगर एस की वैल्यू आपके पास 21 आ गए तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। कैसे, यहाँ देखो भाई, अंडर रूट 21 माइनस ए कितना है 13, 21 माइनस बी कितना है 14 और 21 माइनस सी कितना है 15, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, चलिए भी अंडर रूट 21 में से 13 गया तो आप बोल रहे होंगे 13 और 7 20, मतलब 8 बच गया इंटू 8, ठीक है। 21 में से 14 गया, 14 और 6 20 होता है, बच गया 7 इंटू 7,
और 21 में से 15 गया, 15 5 20 बचता है 6। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो भाई। 21 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168। ठीक है, और 6 सत्ते 42, 168 की मल्टीप्लाई करनी है किससे, 42 से। 8 दूनी 16 कैरी 1, 6 दूनी 12 और 1 13 कैरी 1, 2 एकम 2 और 1 3, 8 चौको 32 कैरी 3, 6 चौको 24 और 3, 24 और 3 होता है आपके पास 27 कैरी 2, 4 एकम 4 और 2 6, 6 3 और 2 5, 7 और 3 10 कैरी 1, 6 और 1 7, 7045 कितना आ गया, अंडर रूट 7056, सॉरी 7056। और 7056 का जब आप स्क्वायर रूट निकाल रहे होंगे तो ये होता है आपका कितने का, 84 का। स्क्वायर रूट वाली वीडियो देख सकते हो भाई, जिसको स्क्वायर रूट निकालना सीखना है भाई, बिल्कुल आसान होता है भाई। अगला सवाल है आपके पास कि एक धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज 540 रुपए प्राप्त होता है, तो धनराशि ज्ञात करो। सबसे पहले आप वो चीज लिख दोगे जो आपको दे रखी है। क्या दे रखा है, 6%। रेट आपको दे रखी है 6%। दर कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे 6%। समय 3 वर्ष, टाइम कितना है, तो टाइम दे रखा है 3 साल। ठीक है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 540 रुपए। क्या पूछ रहा है, धनराशि अमाउंट आपसे पूछ रहा है, मिश्र धन आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले मिश्र धन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं प्रिंसिपल निकालूंगा, मूलधन निकालूंगा। मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन प्रिंसिपल इंटू रेट दर इंटू टाइम, जिसे आप समय बोलते हो, अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास 540 है, बोलो हाँ या ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 540। मूलधन मुझे निकालना है, मूलधन क्या करना है, निकालना है। रेट कितनी है, 6%। समय कितना है, 3 साल बटे 100। ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, मूलधन अपनी जगह में रहेगा। तो आप बोलोगे मूलधन बराबर कितना हो जाएगा भाई, 540। ठीक है, इंटू 100 अपॉन, ये डिवाइड में चलेगा 6 इंटू 3, काट दो, 3 एकम 3, 2 बच गया। ठीक है, 24 हो गया, 8 तियां 24, 0, 6 से काटा, 6 तियां 18, 1 0 बचा हुआ है। अगर 30 की मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो मूलधन प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 3000 रुपए। ठीक है, मूलधन कितना हो गया, 3000 रुपए। अगर आपको अमाउंट निकालनी, मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्रिंसिपल प्लस एसआई सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन आपने निकाला 3000 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा था 540, तो कितना आ जाएगा, 3540 आपके पास राइट आंसर रहेगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, बिल्कुल आसान सा सवाल। अगला सवाल है 329075 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। ठीक है, 329075। सबसे पहले मैं स्थानीय मान निकालूंगा। स्थानीय मान क्या होता है, जो स्थान के साथ बदलता रहता है। ठीक है, जैसे 5 है ना, तो 5 में किसकी मल्टीप्लाई होती है, इकाई की, वंस की। फिर दहाई का अंक है, टेंस का, तो 7 में किसकी मल्टीप्लाई, 10 की। फिर इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़े में कितने की मल्टीप्लाई, 0 इंटू 100। इकाई दाई सैकड़ा हजार, हजार में कितने की मल्टीप्लाई, 9 इंटू 1000। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, स्थानीय मान निकालते हैं। ठीक है, और जातीय मान क्या होता है, उस संख्या का वह मान जो कभी नहीं बदलता। 7 का जातीय मान 7 ही होगा, 0 का जातीय मान 0 ही होगा, 9 का 9 ही होगा, 2 का 2 ही होगा और 3 का 3 ही होगा। तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा और स्थानीय मान 70 होगा। और इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 70 में से 7 गया, आपके पास 63 क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी। अगला सवाल है आपके पास बी डी एफ एच, और यहाँ पे क्या आएगा, अगला पद क्या होगा। तो बी होता है 2, डी होता है 4, एफ होता है 6, एच होता है 8। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो अगला क्या होगा, 10 होगा। क्यों, +2 की सीरीज चल रही है, इसकी लॉजिक लग रहा है +2 का। ठीक है, कैसे लग रहा है, यहाँ देखो, 2 में मैं क्या जोड़ू, 4 आ जाए तो आप बोलोगे +2। 4 में क्या जोड़ू, 6 आ जाए तो आप बोलोगे +2। 6 में क्या जोड़ू, 8 आ जाए +2। 8 में क्या जोड़ू, 10 आ जाए +2। ठीक है, तो 10 किसका होता है, तो आप बोलोगे 10 होता है जे का। तो जे क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 4D 16P 5E 25Y 3C, तो यहाँ पे वाला पद क्या होगा।
आप देख रहे होंगे कि 4 किसका होता है, डी का होता है, ठीक है। 16 किसका होता है, पी का होता है। 5 किसका होता है, ई का होता है। 25 किसका होता है, वाई का होता है। 3 किसका होता है, सी का। मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा उसी नंबर का अल्फाबेट यहाँ पे आएगा। अब नंबर कौन सा आएगा, देखो भाई, अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ तो 16 आता है, 5 का स्क्वायर करता हूँ तो 25 आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और 9 किसका होता है, आई का। तो 9i इसका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है आपके पास 49, 7, 64, 8, तो यहाँ पे वाली वैल्यू क्या होगी भाई। सिंपल सा सवाल है, देखो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 64, 13 का स्क्वायर कर दो, 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 169 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आपको इसका बताना है आंसर, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, ये सीरीज आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी भाई आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जय हिंद।